ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद साइड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का हम चैप्टर कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको लास्ट 5 जो लेक्चर्स मैंने कराए हैं आपको समझ आए होंगे। आज से मैं लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों, आज सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि ये जो लेक्चर 6 है, लेक्चर 7 है और ये जो लेक्चर 8 है, 6th 7th एंड 8th, बेटे इसमें मैं प्रैक्टिकल कवर कराऊंगा। और वैसा प्रैक्टिकल आपको मैं बताऊं कि जो आजकल आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कंपलसरी आ रहा है। तो बेटे पहला क्वेश्चन कंपलसरी प्रैक्टिकल का आ रहा है। तो अगर आपने आने वाले 3 लेक्चर्स अच्छी तरह से देख लिए, कैलकुलेटर अपने साथ रखिए और जो जो बातें मैं बता रहा हूं उसको समझ लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो शुरू के आपका पहला क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का 100% ठीक होगा। और मैंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक कोटेशन लिखी है आप सबके लिए। जल्दी से बुक खोल लीजिए बेटे, रजिस्टर भी ओपन कर लीजिए, बुक भी ओपन कर लीजिए। आज हमने बड़ा सारा काम कंप्लीट करना है और मैं बड़ी सारी बातें बताने वाला हूं आज। यकीन मानिए, अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को आज सुना तो आज आपको ज्यादा वैल्यू एडिशन होगी आपकी नॉलेज में, क्योंकि मैंने कुछ साइट्स भी दिखानी है, कुछ फैक्ट शीट की बात करनी है। लेकिन उससे पहले रजिस्टर ओपन करें और लिखें, जो सोवत है सो खोवत है। बेटे जो सोता है ना वो खो ही जाता है, लाइफ में उसको कुछ नहीं मिलता। जो जागत है सो पावत है, जो जागता है उसे सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। ये नेचर कुछ इस तरह से बना है। तो आप अगर सोते रहेंगे तो पेपर भी आने वाले हैं बेटा। जून दिसंबर मई नवंबर कैसे समय बीतता रहता है और किस तरह से पेपर एकदम आ जाते हैं। अभी लगता था कि अभी 4 महीने रहते हैं, 3 महीने रहते हैं और अचानक डेट शीट आ गई और हमें पता थी 15 दिन 10 दिन, अब तो कितना कम समय रह गया है। अब तो बेटे कुछ घंटों में कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ मिनट्स में कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए मैंने आज ये कोटेशन लिखी है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागता है उसी को सब कुछ मिलता है और जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। तो बेटे आप सब जागो, बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ के ध्यान से पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ना। और जो जो मैं बातें कह रहा हूं लिखनी है। कैलकुलेटर बेटे देखो, कैलकुलेटर मैंने तो निकाल लिया क्योंकि मुझे तो आज कैलकुलेट करना है और ये सारी बातों को समझेंगे। आइए हम सब ईमानदारी से एक बच्चा कहता है सर ये कोटेशन लिखनी है, मैंने कहा बिल्कुल लिखनी है बेटे। आज लेक्चर नंबर 6 है बेटे। लेक्चर 6 में म्यूचुअल फंड में हम प्रैक्टिकल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक एक चार्ट देखा था, याद है लेक्चर 2 में मैंने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कराया था और उस फ्लो चार्ट में बताया था व्हाट इज म्यूचुअल फंड और उसमें 4 क्वेश्चंस बताए थे। बेटे आज तक हम 2 क्वेश्चंस का आंसर तो कर चुके हैं। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, एडवांटेजेस, रिस्क, और उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटे आज मैं थर्ड क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं। जैसे एक बार मैं आपको दिखा भी दूं कि वो उस क्लास में लेक्चर 2 में मैंने आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट कराया था और आपने अपने रजिस्टर में लिखा भी था। पहले मैंने मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड बताया, फिर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बताए, फिर बेटे 4 क्वेश्चंस बताए। आज मैं थर्ड क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूं बेटे। आज मैं इस थर्ड क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूं। ये देखिए बेटे, ये चार्ट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया था आपके लिए और पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द एडवांटेजेस, रिस्क, प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सेकंड था व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो बेटे पहला क्वेश्चन कर चुका, दूसरा क्वेश्चन कर चुका। थर्ड इज what are the components of fact sheet. So today I will be doing with what are the components of the fact sheet. Now what I mean by fact sheet, इसके लिए I will be going for रियल वेबसाइट। मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स की आपको साइट्स दिखाऊंगा और उससे पता लगाएंगे कि फैक्ट शीट होती क्या है। तो याद बस ये लेक्चर 2 का फ्लो चार्ट मैंने खाली बेटे उस चीज को याद कराने के लिए बताया कि मैंने ये आज क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट शीट करेंगे। और स्टेप नंबर 3 में अगर कंपोनेंट्स देखें तो मैंने बेटे कंपोनेंट्स भी बताए हैं। नेट एसेट वैल्यू एक कंपोनेंट है, एक्सपेंस रेशियो एक कंपोनेंट है, एंट्री लोड कंपोनेंट है, एग्जिट लोड कंपोनेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है, एचपीआर कंपोनेंट है, यील्ड टू मैच्योरिटी कंपोनेंट है, पब्लिक परचेजिंग ऑफर कंपोनेंट है। अभी सब डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल मन छोटा ना करें। मैं खाली आपको रिमाइंड कराने के लिए ये मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया है। आइए मैं इस फ्लो चार्ट को बंद कर देता हूं और मैं अपने लेक्चर 6 की तरफ बढ़ता हूं और आपको कोटेशन के साथ साथ आज मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करने का बधाई देता हूं बेटे। ग्रेट मॉर्निंग, सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड।
बेटे लेक्चर 6 हमने लेक्चर 6 स्टार्ट किया है और बेटे लेक्चर 6 में आज हम कंसेप्ट 16 से शुरू करेंगे। हमने पहले 15 कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, बड़े सारे डिस्कस किए, बड़ी सारी बातें डिस्कस की हैं, तो प्लीज आप लिख लें। बेटे क्या होता है, लास्ट लेक्चर से थोड़ा कनेक्शन आ जाता है ना तो अच्छा रहता है। आपको लगता है कि हाँ हमने ये किया है, अब ये करना है, अब ये बाकी है और आज क्या करना है। ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी अभी दिखाया आपको, एक फ्लो चार्ट जो हमने लेक्चर 2 में बनाया था, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट शीट। आज ये एजेंडा है बेटे। आज क्या, आने वाले 3 लेक्चर्स में यही एजेंडा है। मैं फैक्ट शीट की बातें करूंगा, मैं उसके प्रैक्टिकल की बातें करूंगा, मैं वो बातें समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट शीट, मैं ये बताने वाला हूं। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट शीट। बेटे कंपोनेंट्स में पहले हम साइट देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स का मतलब क्या है। बेटे मैंने आपके लिए कोटक में टैक्स सेवर, मैंने कोटक फंड का खाली गूगल में डाला, मुझे फैक्ट शीट चाहिए कोटक म्यूचुअल फंड की, तो उसने मेरे सामने ये रख दिया जी। ये देखिए एक अच्छी सी मैडम कुछ कह रही है, आपको कह रही है कि टैक्स सेवर फंड के बारे में बता रही है, लेकिन हमें चाहिए कुछ और। बेटे हम फैक्ट शीट की तरफ जाएंगे और इस कोटक म्यूचुअल फंड को कौन मैनेज कर रहा है, इसका जो फंड मैनेजर है वो कुछ बता रहा है, देखेंगे हम, उसकी बातें सुनेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप, कोटक की बड़ी सारी स्कीम्स हैं हम देख चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसकी इसकी फैक्ट शीट को देखें। फैक्ट शीट को देखें। हाँ सर बिल्कुल वो दिखाएं, हाउ टू रीड फैक्ट शीट। बेटे उन्होंने तो ये भी बता दिया कि एक म्यूचुअल फंड के फैक्ट्स क्या है, सच्चाई क्या है, उस शीट को कैसे पढ़ें। अब आपको भले थोड़ा सा कम दिख रहा है, मतलब मैं फॉन्ट बड़ा ही कर रहा हूं। फंड मैनेजर एन एम्प्लॉय, फंड मैनेजर कौन है बेटे, उसका मिनिमम एडिशनल अमाउंट क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी, सिप, एनएवी, बेंचमार्क, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, शार्प रेशो, बीटा, एसिड अंडर मैनेजमेंट, नेचर ऑफ स्कीम, रेटिंग प्रोफाइल। बेटे ये सब कुछ आपकी फैक्ट शीट में दिया होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बचपन में जब आप स्कूल जाते थे और आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती थी और उस रिपोर्ट कार्ड में बड़े सारे सब्जेक्ट होते थे, उसके मार्क्स लिखे होते थे, उसमें रिमार्क्स लिखे होते थे, उसमें कमेंट्स देती थी मैडम, उसमें मैडम कुछ सुझाव देती थी। बेटे बिल्कुल उसी तरह से एक म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट कार्ड का नाम है फैक्ट शीट। और आप नो डाउट गूगल में आजकल बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, आपके पास मोबाइल फोन है, बेटे आप इन चीजों की नॉलेज को गैदर करने के लिए समय निकालो। बेटे फैक्ट शीट पढ़ोगे तो आपको लाइफ में समझ आएगा कि भाई है क्या, और उसके बाद थ्योरी याद करोगे तो ऐसे याद होगी। तो बेटे इसीलिए मैं रियल केस स्टडीज, रियल लाइफ को जोड़ता हूं और आपको समझाता हूं। अब आप देखिए जी, यहाँ पर एंट्री लोड लिखा है, हम सीखेंगे एंट्री लोड क्या होता है, बट मैं आज के जो लेक्चर है उसमें एनएवी बताने वाला हूं। तो बेटे एनएवी निकालते कैसे हैं, उसके मेथड्स क्या है वो मैं बताऊंगा। तो पहले आप देखिए जी, लिखा है द एनएवी और द नेट एसेट वैल्यू इज द टोटल एसेट वैल्यू पर यूनिट। पर यूनिट, एक यूनिट की एसेट वैल्यू, एक यूनिट की एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल, after deducting all related and permissible expense. The NAV is calculated at the end of every business day. बेटे हर रोज हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हर रोज ट्रेडिंग होती है, हर रोज शेयर्स की वैल्यू, हर रोज एक म्यूचुअल फंड कंपनी करती है। आपको क्या लगता है बेटे, म्यूचुअल फंड मैंने 10 बार बताया कि वो म्यूचुअल फंड में जो आप पैसे लगाते हैं उसका एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर आपके एसेट्स को स्कीम के हिसाब से आगे इन्वेस्ट करता है, अलग अलग कंपनीज में, शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, उनकी उनकी डेट्स में इन्वेस्ट करता है, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करता है एज पर द स्कीम। अब बेटे रेगुलरली शेयर्स की वैल्यू तो चेंज हो रही है, डाउन हो रही है, डिमांड सप्लाई बढ़ रही है। अब आप ये बताएं कि जब रोज वैल्यू किसी एसेट की चेंज हो रही है तो एक एक इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो भी बदलेगी और अल्टीमेटली नेट एसेट वैल्यू में भी चेंज आएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, अभी सीखेंगे, कोई घबराने की बात है नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बेटी कुछ कह रही है अपने पापा को। अब देखिए एक छोटी सी बेटी पापा को क्या कहना चाहती है।
पापा मैं बड़ी होके ना ये बनूंगी और काम क्या करूंगी? आप गर्मियों की छुट्टियों में राजू मामा से मिलने जाते हो ना, वैसे ही एस्ट्रोनॉट बनकर आप चंदा मामा से मिलने जाओगे। ट्रेन में? नहीं बेटा, आप रॉकेट में जाओगे। इसकी टिकट बहुत महंगी होगी ना? एक प्लान है। बताओ। टिकट राजू मामा लेके देंगे। उनके पास बहुत सारा पैसा है। और एक प्लान है, जब तक आप बड़ी हो जाओगी ना, पापा बहुत सारा ढेर सारा पैसा जमा कर देंगे। ये अच्छा प्लान है। नस्ल झुका है ट्रिपल इंश्योरेंस बेनिफिट के साथ। चिल्ड्रंस प्लान्स फ्रॉम HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। सर उठा के जियो। अब देखिए जी दूसरी चीज देखिए, मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि हम क्या लाइफ में कर सकते हैं अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो। बाय माँ, बाय डैड। बेटा जी। हाँ महाबलेश्वर। डैड, थाईलैंड। टर्की। चलो नैनीताल, ठीक है। यूरोप टूर डैड। पर बेटा मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता हूँ। पर मैं तो कर सकती हूँ ना। अब लेकिन अब आप पूछेंगे इतने पैसे आए कहाँ से? काफी टाइम से प्लान कर रही हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी माँ। जिसे कंधे पर घुमाता था, आज हमें यूरोप घुमा रही है। HDFC लाइफ का स्मार्ट विमेंस इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि बेटे आप देखते जाए, मैं जस्ट आपको म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स की बातें बताने वाला हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना है। वैसे तो मैं 3-4 दिन में आ जाऊंगा। ये कुछ पैसे आज सुन। वो अगर तू 10-12 दिन तक नहीं आया तो मेरे ख्याल से इतने काफी हैं। अगर तू महीने भर के बाद वापस आ चिंता मत कर, ज्यादा मत सुन यार, सुनो, अगर तू लौटा ही नहीं तो देख यार, मैं तेरे को कह रहा हूँ तेरी फैमिली की जिंदगी सर झुका के क्यों बैठा है यार? आगे की सोच, सर उठा के जी। लाइफ इंश्योरेंस प्लान फ्रॉम बेटे ये म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? तो मैं आज के लेक्चर में आपको फैक्ट शीट की बातें बताने वाला हूं कि एक म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो अपनी फैक्ट शीट बनाती है, तो उसकी इंटरप्रिटेशंस आपको आने चाहिए, उसकी कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। तो मैं बेसिकली आज का लेक्चर इन सब चीजों के ऊपर लगाने वाला हूं। आइए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं और हम आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, आज का जो एजेंडा है वो मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट शीट। तो अभी अभी आपने देखा कोटक महिंद्रा की जो म्यूचुअल फंड की मैंने आपको शीट दिखाई, उसमें ये सारी बातें थी। तो उन बातों को मैंने आज लिख लिया और एक शीट में लिख कर दे दिया जो आपके स्टडी में भी है। मैं इन बातों को डिस्कस करूंगा, पूरा आंसर नंबर 3 कर दूंगा और बेटे 3 लेक्चर्स लगेंगे। पहली बात जो मैंने आज के लेक्चर में बतानी है उसका नाम है यूनिट्स। तो आप प्लीज नोट करें, रजिस्टर ओपन कर ले बेटे, बेटा रजिस्टर ओपन कर ले। यूनिट्स और यूनिट होल्डर की बात हम सबसे पहले करेंगे बेटे। दूसरी बात मैं आज करूंगा नेट एसेट वैल्यू की, लेक्चर 6 में। फिर तीसरी बात हम करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करूंगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR। फिर मैं फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करूंगा यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM। बेटे लिखना है। और मैं 6 पॉइंट आज भले नहीं भी हो, ये 3 लेक्चर्स में होगा, यील्ड टू मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। और फिर मैं डिस्कस करूंगा बेटे ग्रोथ एंड डिविडेंड स्कीम्स, ग्रोथ एंड डिविडेंड स्कीम्स। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फटका फटका झटका झटका। तो बेटे ये 8-9 बातें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। मैं आज के लेक्चर में 6 पॉइंट पहले यूनिट्स की बात करूंगा। तो बेटे हम 15 कंसेप्ट तो लिख ही चुके हैं। एक बच्चा कहता है 15 लिख चुके हैं। हाँ बेटे पहले लास्ट 5 लेक्चर्स में तो 15 लिख चुके हैं। आज हमें लेक्चर नंबर 6 में
कंसेप्ट नंबर 16 करना है। तो चलिए लिखते हैं यूनिट्स। कंसेप्ट नंबर 16 यूनिट्स की बात करेंगे। तो बेटे बड़ी प्यारी सी मेहनत करके मैंने आपके लिए स्लाइड प्रिपेयर किया है, पीपीटी बनाई है, मीनिंग ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट होल्डर्स। मुझे पता है आपको मालूम है यूनिट्स कौन होते हैं, यूनिट होल्डर्स कौन होते हैं। मैंने बताया जैसे कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में जो लोग म्यूचुअली अपने पैसे सेव करते हैं, अपनी कुछ यूनिट्स कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, उस म्यूचुअल फंड में, उसके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड उनको यूनिट्स इशू करता है, उनके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड उनको यूनिट्स इशू करता है, और बेटे उसका नाम है यूनिट्स। और जो उसके मालिक होते हैं उसका नाम है यूनिट होल्डर्स। तो लिखें कंसेप्ट नंबर 16 नंबर ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट होल्डर्स। लिखना बेटे इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स शेयर्स आर नोन एज यूनिट्स। कंपनी के केस में हम बोलते हैं वो शेयर होल्डर है, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में हम बोलेंगे वो यूनिट्स हैं। बी पॉइंट शेयर होल्डर्स आर नेम्ड एज यूनिट होल्डर्स। बेटे हम शेयर होल्डर्स को म्यूचुअल फंड में यूनिट होल्डर्स कहते हैं। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है बेनिफिट के लिए होता है बेटे, इट इज अ ट्रस्ट एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल्डर्स। तो सी पॉइंट लिख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स आर फॉर द बेनिफिट फॉर दोज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हु सफर फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ टाइम। ये तो बात बेटे मैंने लेक्चर 1 में बता दी थी कि आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गुलाब जामुन डायरेक्टली भी खा सकते हैं, और आप गुलाब जामुन किसी से मंगवा के भी खा सकते हैं। लेकिन जब आप गुलाब जामुन किसी से मंगवा के खाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो पहले से ही कुछ ना कुछ टेस्ट करके आए, खा के आए। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। म्यूचुअल फंड में हम जनरली इन्वेस्टमेंट तब करते हैं जब हमें लगता है कि इट इज लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है जी, आइए आइए आइए, मेहरबान कदरदान। बेटे पहले कंसेप्ट लिख लेते हैं। अब ये कंसेप्ट नंबर 17 है, गलती से ये बेटे 10th लिखा है, आप 17 कर लेना। मीनिंग ऑफ नेट एसेट वैल्यू आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी, और इस कड़ी को समझाते समझाते मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, इंटेंजिबल्स की बातें करूंगा बेटे, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर्ड है। मैं आज आपको कुछ और बातें डिस्कस करूंगा, आप इसलिए कंसेप्ट नंबर 17 को पहले लिख लें। मीनिंग ऑफ नेट, नेट का मतलब क्या होता है? लेना माइनस देना, इज बैलेंस इज इक्वल टू नेट। तो मीनिंग ऑफ नेट एसेट वैल्यू, मीनिंग ऑफ नेट एसेट वैल्यू लिखना बेटे। अभी मुझे पता आपको समझ नहीं आया, लेकिन आप पहले लिख लें, पहले एक बार लिखने का काम कर लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और इस बात को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एनएवी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट, एनएवी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट which the holder of one unit will get। कितनी प्यारी सी बात है, which the holder of one unit, the holder of one unit will get if the scheme is dissolved or liquidated। बेटे if the scheme is dissolved or liquidated, अभी डिस्कस करते हैं। जब वो म्यूचुअल फंड की स्कीम या तो डिसॉल्व हो जाएगी या लिक्विडेट हो जाएगी, तो जो भी एसेट्स होंगे, जो भी लायबिलिटीज होंगी, सबको देने लेने के बाद बेटे जो पैसा होगा वो सारा यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, और एक यूनिट होल्डर को जो एसेट उसकी झोली में आएंगे, उसकी झोली में आएंगे, उसकी झोली में आएंगे, उसका नाम है नेट एसेट वैल्यू। बेटे आपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इंटेंजिबल्स जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर्ड है वो जरूर किया हुआ। उसमें क्या बोलते थे कि अगर आपको एक शेयर की वैल्यू निकालनी है तो हम बड़े सारे मेथड यूज करते थे। उसमें एक मेथड होता था इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। बेटे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड की भी कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। क्या करते थे हम उसमें कि अगर आज ये कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो एसेट्स की वैल्यू कितनी है और उसकी लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, एसेट्स में से लायबिलिटीज कम कर दो। मतलब हमारे पास है क्या
और हमें देना क्या है माइनस देना, नेट बचता है जो उसको बोलते हैं नेट एसेट्स। और बेटे उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से तो एक शेयर की वैल्यू आ जाती है, उसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। बस बेटे वही सिद्धांत आज हम यहाँ यूज करेंगे। आप लिख ले, मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। NAV represents the amount which the holder of 1 unit will get if the scheme is dissolved or liquidated. बेटे NAV is similar to intrinsic value as in case of equity shares. आराम से बेटे बड़ी मेहनत से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, आप लिखे फिर हम डिस्कस करते हैं। NAV is similar to intrinsic value as in case of equity shares. अभी बताया मैंने कि इक्विटी शेयर्स की जब हम वैल्यू करते हैं तो बड़े सारे मेथड्स हैं। उसमें एक मेथड का नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू, उसमें जितने एसेट्स होते हैं और जितनी लायबिलिटीज होते हैं लेस करने के बाद नेट वर्थ आ जाती है और उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। सी पॉइंट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड। Net worth is the difference between assets and liabilities of a mutual fund divided by number of units outstanding. बेटा कुछ भी रटना ही नहीं है, मैं आपको ऐसे लॉजिक्स बताऊंगा कि आपको फैक्ट शीट के सारे कंपोनेंट समझ आ जाएंगे कि भाई एक फैक्ट शीट में कितने कंपोनेंट्स हैं, आराम से समझ आ जाएंगे। तो कोई रटने की बात है ही नहीं। आइए पहले हम एक फॉर्मेट भी बना दें। Following can be the components of balance sheet of a mutual fund. अब आप इस कंपोनेंट को बनाने से पहले, बैलेंस शीट को बनाने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक कंपनी अपोलो टायर्स की बात कर लेते हैं। अपोलो टायर्स, इस कंपनी की बैलेंस शीट में क्या क्या एसेट्स होंगे? अगर मैं रफ एस्टिमेट करूं और आपको खाली टी फॉर्म में बताने की कोशिश करूं कि भाई क्या एसेट्स हो सकते हैं इस कंपनी के और क्या लायबिलिटीज हो सकती हैं इस अपोलो टायर्स की, आपके हिसाब से। बेटे एसेट्स में क्या होगा? वो टायर बनाते हैं तो बेटे मशीनरीज होंगी, फैक्ट्री होगी, बिल्डिंग होगी, लैंड होगा, बेटे यही एसेट्स होंगे। प्लांट एंड मशीनरी होगी, फिर करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल होगा, स्टॉक होगा, फिर लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, अदर लायबिलिटीज हो सकती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको मैं बैलेंस शीट कहूं कि भाई किसी बैंकिंग कंपनी की बना के दिखाओ, आपको क्या लगता है बेटे किसी भी बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट में अलग से फीचर्स होंगे? भाई बैंकिंग कंपनी के पास कोई प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी होगी। बैंकिंग कंपनी के पास बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकता है, ऑफिस इक्विपमेंट हो सकते हैं, उसके बाद अदर एसेट्स हो सकते हैं, लोन्स उनके एसेट्स हो सकते हैं, इधर से लायबिलिटीज में डिपॉजिट्स हो सकते हैं। पर एक बच्चा कह रहा है कि सर आप ये पूछ के रहे हो। बेटे मैं आ रहा हूं अब आपके सामने कि अगर आपको मैं ये कहूं कि एक म्यूचुअल फंड है। बेटे हमने 5 लेक्चर्स में सीखा कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। आपको क्या लगता है कि मैंने जब आपको समझाया तो आप बताएं कि एक म्यूचुअल फंड के एसेट्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? सोचना है बेटे, सोचना है, मैंने बताया नहीं, लेकिन आपको पता तो है ना कि म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है। यूनिट होल्डर्स होते हैं, उनको यूनिट्स मिलते हैं और फिर वो पैसे फंड मैनेजर किसी शेयर्स में, किसी स्कीम में इन्वेस्ट करता है। तो बेटे फैक्ट्री लैंड नहीं होता म्यूचुअल फंड में, बिल्डिंग में नहीं होती। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट एसेट किसी भी म्यूचुअल फंड का मैं कहता हूं उसका नाम है इन्वेस्टमेंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी म्यूचुअल फंड बेटे उसी को तो बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। ओम, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो फैक्ट शीट में दिखाया था अभी कोटक वाली में। तो आप ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एसेट्स में। एक तो होते हैं इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी, और क्या होते होंगे बेटे? अदर करंट एसेट्स भी होते होंगे। अच्छा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है तो इनको डिविडेंड मिलता होगा, इनको उन शेयर्स में या इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट मिलता होगा। तो बेटे वो डिविडेंड और वो जो इंटरेस्ट है जो मिलेगा वो भी तो एसेट ही है म्यूचुअल फंड का। तो वो रिसीवेबल्स, वो कैश, अदर करंट एसेट्स।
अदर करंट एसेट्स, ये सब कुछ एसेट साइड में आएगा। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटे लायबिलिटीज में क्या होता होगा, यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल, बेटे वो यूनिट्स इशू करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू फेस वैल्यू, और क्या होगा बेटे उसके रिजर्व्स, रिजर्व्स होते होंगे। लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज होंगी, कुछ देनदारी होगी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए मैक्सिमम यही आइटम्स होती है किसी भी म्यूचुअल फंड की बैलेंस शीट में। अगर आप देखें, और मैं तो कहूंगा गूगल में जाकर आप चेक करें द फॉर्मेट और द बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड। अगर मैं यहाँ पे डालूं तो बेटे बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो मैं गूगल में करता हूं बैलेंस शीट ऑफ म्यूचुअल फंड, देखो जी ये आ गया जी, इमेजेस, इमेजेस में चले जाते हैं। अब ये बेटे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, आप ध्यान से देखें तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। और क्या, तो कहने का मतलब है आज की डेट में गूगल में हर चीज अवेलेबल है, आपको थोड़ा सा उसका रियलिटी में चेक करना है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरह का है, उसमें क्या क्या आइटम्स होती हैं, उसके बाद एनएवी निकालने में आसानी आएगी। ठीक है, अभी हम सीखेंगे इसको, और सीखेंगे, इसको डाउन कर देते हैं। आप पहले क्या करें, एक फॉर्मेट बना दें, आप सभी स्टूडेंट्स। एक बार मैंने फॉर्मेट दिया है बेटे, मैं चाहता हूं कि आप उसको फॉर्मेट को बनाएं तो थोड़ा सा और ज्यादा हमें समझ आएगा। हम डी पॉइंट में थे, फॉलोइंग कैन बी द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटे म्यूचुअल फंड की बैलेंस शीट के ये कंपोनेंट्स हैं। एक बेटे एसेट साइड होती है, समझाने के लिए मैं टी फॉर्म ले रहा हूं। एसेट साइड होती है, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एसेट्स में रिसीवेबल्स होते हैं, एसेट्स में अक्रूड इनकम होती है, एसेट्स में अदर करंट एसेट्स होते हैं, एसेट्स में अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस होते हैं। आराम से बेटे, एक तो इन्वेस्टमेंट्स होती है, एक रिसीवेबल्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब एक म्यूचुअल फंड कहां कहां पे उसने इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट्स उसके एसेट ही है। रिसीवेबल्स मतलब जो उनको मिलना है वो भी एसेट्स हो सकते हैं। अक्रूड इनकम, अक्रूड मतलब अभी ड्यू तो हो गई है, अभी अभी मतलब मिलनी तो है लेकिन अभी ड्यू नहीं हुई, उसको बोलते हैं अक्रूड। अदर करंट एसेट्स, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। बेटे कई बार हम एक्सपेंसेस ह्यूज कर देते हैं और उसको धीरे धीरे अमोर्टाइज करते हैं, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका नाम है, आप डेफर्ड रेवेन्यू भी कह सकते हैं, अनअमोर्टाइज और डेफर्ड एक ही बात है। अब आ जाइए लायबिलिटी साइड में, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यूनिट कैपिटल, रिजर्व्स, यूनिट कैपिटल, रिजर्व्स, अक्रूड एक्सपेंसेस, अदर करंट लायबिलिटीज। तो देखिए मैंने लास्ट में दोनों का टोटल टैली किया है। So my dear friends, you have to prepare the balance sheet, or if you see the format of the balance sheet, the format of balance sheet is like this. Now with the help of this balance sheet format, I can calculate NAV. मैं इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट से मदद से नेट एसेट वैल्यू निकाल सकता हूं। अभी बताऊंगा कैसे। मैं क्या कर सकता हूं, इसमें दो अप्रोचेस फॉलो कर सकता हूं। इसमें जितने भी एसेट्स हैं, ये जितने भी एसेट्स हैं, इसमें से मैं अगर ये लायबिलिटीज कम कर दूं, बेटे वही दो तरीके हैं बेटे। आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के भी दो मेथड्स होते हैं। जब आपने वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स एंड शेयर्स किया होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में, या कहीं पे भी बेटे, ये चैप्टर तो बड़ा फेमस है। मैं आपसे कहता हूं एसेट्स की वैल्यू में से हम लायबिलिटीज की वैल्यू कम कर दें। जब हम एसेट्स की वैल्यू में से लायबिलिटीज की वैल्यू कम कर दें, आउटसाइड लायबिलिटीज की कम कर दें, तो उसको हम बोलते हैं नेट वर्थ, कि एक म्यूचुअल फंड की नेट वर्थ क्या है। बेटे हम दो अप्रोचेस लगा सकते हैं। मैं अभी आपको एनएवी निकालने का तरीका भी समझाऊंगा, अभी देखेंगे। पहले आप आ जाइए, टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग एनएवी लिखना है बेटे। मेथड 1, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो यहां से मैं ये रब कर देता हूं, गलती से आ गया बेटे। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ यूनिट्स। बेटे जितने भी यूनिट्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा जैसे हम शेयर के वैल्यू निकालते थे उसके दो तरीके होते थे, एक एसेट अप्रोच और एक कैपिटल अप्रोच। एसेट अप्रोच में हम क्या करते थे, सारे एसेट्स की वैल्यू लेते थे, लायबिलिटीज की वैल्यू कम कर देते थे, नेट एसेट्स आ जाते थे, उसको डिवाइड करते थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। बिल्कुल वैसे ही म्यूचुअल फंड में करना है। आपको उस म्यूचुअल फंड के सारे एसेट्स लेने हैं, उसमें से लायबिलिटीज कम करनी है, तो आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा बेटे, एक 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 म्यूचुअल फंड की नेट वर्थ आ जाएगी। उसको डिवाइड करेंगे, ये किसकी है, यूनिट होल्डर्स की। तो उसको अगर हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स से, तो एक एक म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, उसका नाम है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है जी। तो मेथड 1 लिख ले, मेथड 1 टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन दिस। मेथड 2, अब हम दो अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए, ये दूसरी अप्रोच है जो मैं आप बताने जा रहा हूं। इसमें मैंने क्या किया, ये दो चीजें ही ली, मैंने और कुछ नहीं लिया। मैंने इस बैलेंस शीट में से एक तो यूनिट कैपिटल उठाई और एक मैंने रिजर्व्स उठा दिए। एक मैंने यूनिट कैपिटल उठाई और एक रिजर्व्स उठा दिए। तो यूनिट कैपिटल प्लस रिजर्व्स, बेटे बैलेंस शीट का टोटल तो टैली करता है। या तो मैं एसेट अप्रोच ले लूं, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और मैं क्या करूं, मेरे को एसेट्स भी नहीं चाहिए। मान लेते हैं हमें एसेट्स नहीं चाहिए, हम एसेट्स को नहीं ले रहे, हम लायबिलिटीज भी नहीं ले रहे, हम खाली क्या करते हैं, यूनिट कैपिटल और रिजर्व्स ले लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। तो बेटे एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, आप बताइए, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटे इसी तरह से मैंने दो मेथड्स देखे, यूनिट कैपिटल, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ बेटे, यहाँ पे रिजर्व्स यहाँ लिख रहा हूँ, यूनिट कैपिटल प्लस रिजर्व्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। आराम से बेटे। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर मेथड कौन सा लगाना है, अभी सब बता दूंगा, आप उसकी टेंशन छोड़ दें। आगे आ जाए, पहले कुछ बातें लिख लें। NAV is calculated on daily basis, F पॉइंट लिखेंगे। अभी आपने D E तक लिख लिया है, E तक लिख लिया है, अब आप F लिख रहे हैं। अभी समझाऊंगा, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस विल बी काउंटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ NAV इन म्यूचुअल फंड। क्या होते हैं अनअमोर्टाइज्ड, अभी सीखेंगे, अभी लिख लें F पॉइंट। G पॉइंट में आ गया जी, NAV is calculated on daily basis। ये बात मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी बेटे, हर रोज बदल रही है वैल्यूज, एसेट्स की, शेयर्स की, डिमांड सप्लाई की, तो अल्टीमेटली NAV हर समय चेंज होती है। मैं तो कहता हूं हर एक सेकंड में चेंज होती है, बट हम कैलकुलेट करने के लिए उसको हर रोज कैलकुलेट करेंगे। इट मींस NAV इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस, NAV इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑन द डेली बेसिस, ऐसा समझ लें। आगे जी कंसेप्ट नंबर 18, बस बेटे लास्ट है, इसके बाद हम प्रैक्टिकल और लॉजिकली और समझेंगे। कंसेप्ट 16 लिखा आपने, उसका मतलब था मीनिंग ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट होल्डर्स। फिर कंसेप्ट 17 था नेट एसेट वैल्यू। बेटे मैं उस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर रहा हूं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट शीट। अब कंसेप्ट नंबर 18 में आ गया हूं। बेटे एक बच्चे को नींद आ रही है, प्लीज मैं आपसे कहूंगा मेरे सामने बैठ के आप मत सोएं, खड़े हो जाए, पानी पिए थोड़ा सा। बेटे वैल्यूएशन रूल फॉर NAV कैलकुलेशन, अब एक कुछ बातों का ध्यान रख लें तो आप उसके NAV निकाल पाएंगे। NAV इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यूज, ये बात तो ठीक है। इफ मार्केट वैल्यूज आर नॉट अवेलेबल, मान लेते हैं हमें मार्केट वैल्यूज नहीं पता, तो बेटे हम बुक वैल्यूज ले लेंगे। अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम बुक वैल्यू ले लेंगे। अब एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, आप इस एग्जाम्पल को एक बार लिख लें, मैं एक्सप्लेन लिखने के बाद करूंगा। ये चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं लिखना चाह रहे नहीं लिखिए, आप पहले केस स्टडी ए कर लेते हैं। मैं अब NAV को समझाने के लिए 2 केस स्टडीज आपको करा रहा हूं और फिर मैं आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशंस
दिसंबर 2019, जून 2019, दिसंबर 2018, जो मैंने अपनी बुक में पेपर दिए हैं आपको, उसको देखेंगे। जैसे मैं आपको अभी बताऊं कि मैं इसके बाद बुक को ओपन करने वाला हूं बेटे, ये बुक को ओपन करूंगा, आप इस बुक से जाएंगे और हम इस बुक में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन दिए। लेकिन उससे पहले आप एक बार ये केस स्टडी ए लिख लें, हम इसमें एनएवी निकालेंगे और आज के लेक्चर में खाली एनएवी ही कैलकुलेट करनी है। फाइंड एनएवी ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो आपको पर्टिकुलर्स दिए, आप अपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहली बात, पहला पर्टिकुलर दिया उन्होंने, नेम ऑफ स्कीम। बेटे स्कीम का नाम है मनी प्लांट। साइज ऑफ स्कीम, बेटे 100 लाख की स्कीम है, ₹100 लाख की स्कीम है। इसका मतलब आपको जैसे मैंने बताया था कि जो भी हम स्कीम लेके आते हैं उसकी टोटल वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है कि कम से कम इतने लाख की हमारी स्कीम हो गई। 100 लाख की स्कीम है, एक यूनिट की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, 10 लाख यूनिट्स हैं, 10 रुपए का एक यूनिट है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 16 आ जाएगा। ये आपको केस स्टडी करा रहा हूं, आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है जी। मार्केट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, बेटे फंड मैनेजर ने वो एसेट्स को इन्वेस्ट किया है और उनकी वैल्यू 180 लाख है। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स का मतलब है म्यूचुअल फंड को ये पैसे अभी मिलने हैं, ये बातें मिलनी है, जैसे डिविडेंड मिलना है, तो बेटे म्यूचुअल फंड के लिए तो एसेट ही होगा ना, तो रिसीवेबल्स 1 लाख। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम 1 लाख। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज 50,000, अक्रूड एक्सपेंस 50,000। तो बेटे ये इंफॉर्मेशन दी है, आराम से लिख लें आप, मैं चुप हूं, आप लिखें। नेम ऑफ स्कीम मनी प्लांट है। बेटे हम सबके घर में एक पौधा है मनी प्लांट का, कहते हैं कि जिसके जहां पर मनी प्लांट बहुत फैला होता है उसको कभी पैसों की दिक्कत नहीं आती। तो नेम ऑफ स्कीम मनी प्लांट। साइज ऑफ स्कीम 100 लाख। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर यूनिट। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 10 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 180 लाख। रिसीवेबल्स 1 लाख, अक्रूड इनकम 1 लाख, लायबिलिटीज 50,000, अक्रूड एक्सपेंसेस 50,000, और ऊपर देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट एनएवी। बेटे फुल फॉर्म क्या है, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू। बेटे हम एनएवी को नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है जी। तो एक बात आज से आप कसम खा लेंगे सभी, और हाथ ऊपर करके कसम खानी है सबने, जो मेरे सामने बैठे हैं वो तो खाएंगे ही, और जो घर में देख रहे हैं वो भी कसम खाएंगे। हाथ ऊपर करें। कसम क्या है मैं बताने वाला हूं। जैसे मैं बोलूंगा मैं रामलाल, आपका जो भी नाम है, ये कसम खाता हूं या खाती हूं कि जब भी मैं एनएवी कैलकुलेट करूंगी, नेट एसेट वैल्यू जब भी मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो मैं पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगी। आई विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। बेटे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एनएवी निकालने से पहले आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी चाहिए, इवन इफ क्वेश्चन में ना बताया हो। क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलर्स होती है ना, आप उनको एसेट्स में और लायबिलिटीज में डालेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि कौन सा मेथड लगाना और कैसे कैलकुलेट करना, और गलती नहीं होगी। तो बेटे आप कसम खाएं, मैं बोलिए अपना नाम बोलिए, मैं अपना नाम बोल रहा हूं भूपेश आनंद, ये कसम खाता हूं या खाती हूं कि मैं एनएवी को निकालने से पहले, नेट एसेट वैल्यू को निकालने से पहले बैलेंस शीट जरूर बनाऊंगी, बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड जरूर प्रिपेयर करूंगी। तो बेटे ये कसम खाली, हाथ नीचे, चलिए जी कसम पूरी करनी है आप सबने। आप जल्दी से बैलेंस शीट बनाइए, जो जो आइटम्स जहां जहां आती हैं पहले फिट कर दीजिए, फिर हम एनएवी निकालेंगे। बेटे स्कीम का नाम है मनी प्लांट, वो तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। साइज ऑफ स्कीम 100 लाख, बेटे ये भी नहीं आता। फेस वैल्यू 10 रुपए की है, नंबर ऑफ यूनिट 10 लाख है। तो लायबिलिटी साइड में आ जाए, यूनिट कैपिटल लिखें, 10 लाख यूनिट इंटू 10 रुपए, 100 लाख आ गया।
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स कहाँ आती है? एसेट साइड में 180 लाख। रिसीवेबल्स बेटे एसेट्स है 1 लाख, एसेट्स में लिखेंगे। अक्रूड इनकम बेटे ये भी मिलनी है ना, एसेट्स है ना, तो 1 लाख रुपए हम लिखेंगे एसेट में। लायबिलिटीज 50,000 रुपए की लायबिलिटीज हम लायबिलिटीज में लिख रहे हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस बेटे म्यूचुअल फंड को देने हैं 50,000 रुपीज, तो ये भी मैंने लिख दिया। मैं आ गया जी आगे। बिफोर कैलकुलेटिंग नेट एसेट वैल्यू, मैंने अब उस पूरे पर्टिकुलर्स की बैलेंस शीट बनाई और कसम को दोबारा यहां लिख दिया। बेटे ये कसम है बेटे। बिफोर कैलकुलेटिंग नेट एसेट वैल्यू, it is better to prepare बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड। बेटे हम बनाने से पहले बैलेंस शीट जरूर बनाएंगे म्यूचुअल फंड की। एंड फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड। बेटे म्यूचुअल फंड में मैंने अभी आपको समझाया कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो जो आइटम्स दिए हैं इसी तरह की आपने बनाई होगी। अब हम आइटम्स फिट कर देंगे और मैंने आइटम्स भी फिट कर दी। देखिए जी कितनी मेहनत की होगी आपके लिए। इन्वेस्टमेंट्स मैंने लिख दिया एसेट साइड में 180। बेटे सारी फिगर्स रुपीस लैक्स में। हम मार्केट वैल्यू लिखते हैं। रिसीवेबल्स 1 लाख, अदर एसेट्स 1 लाख। बेटे रिसीवेबल्स भी एसेट्स होते हैं, अदर एसेट्स भी एसेट्स होते हैं, तो टोटल आ गया बेटे 182। मैं आ गया जी यूनिट कैपिटल में 10 लैक्स। हमारे को पता है यूनिट्स हैं और एक यूनिट 10 रुपए का है, तो 100 लैक्स। रिजर्व्स पता ही नहीं है बेटे मैंने तो वैसे ही लिख दिए, रिजर्व्स नहीं पता। ठीक है जी, तो जो पता है पहले उसको तो लिखो। अदर लायबिलिटीज 0.5, अक्रूड एक्सपेंसेस 0.5। अच्छा अब एसेट सारे पता है तो मैंने 182 कर दिया। अब आपको पता है एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू सेम होती है। हाँ पता है, तो 182 लायबिलिटीज आ गई। अब बेटे आप चेक करो कि 182 माइनस 100 की कैपिटल है, माइनस 0.5 इज इक्वल टू बेटे रिजर्व्स आ गए 81 लैक्स। कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए भाई और बहनों। 81 लैक्स रुपीस के रिजर्व्स आ गए। और बेटे ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। अब मैं इस केस स्टडी में अगर एनएवी निकालना चाहूं तो बेटे मैं 2 अप्रोचेस फॉलो कर सकता हूं। एक तो ये अप्रोच है बेटे मैं इन्वेस्टमेंट्स, रिसीवेबल्स और अदर एसेट्स में से माइनस कर दूं अदर लायबिलिटीज और अक्रूड एक्सपेंसेस। अगर मैं ऐसा कर दूं, मतलब जो मैंने पीले रंग से मार्क किया, जैसे अदर एसेट्स, ये अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज कम कर दूं, अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज की वैल्यू कम कर दूं, देन आई कैन कैलकुलेट एनएवी। और मैं अगर दूसरा अप्रोच लूं, मैं खाली यूनिट कैपिटल और रिजर्व को ऐड कर दूं तो बेटे तब भी कर सकता हूं। आइए मैंने दोनों मेथड से करके दिखाया। आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ लिखेंगे। बेटे बड़ी मेहनत की है आपके लिए। नेट एसेट वैल्यू एनएवी, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड वाला फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। जितनी भी एसेट्स की वैल्यू है उसकी मार्केट वैल्यू। अगर हमें मार्केट वैल्यू नहीं पता तो हम बुक वैल्यू ले लेंगे, माइनस पेबल वैल्यू ऑफ ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। तो बेटे मैंने हमारे क्वेश्चन में जो दिया वो लिख दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस अक्रूड इनकम माइनस लायबिलिटीज, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स प्लस अक्रूड इनकम माइनस लायबिलिटीज माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। और बेटे मैंने वैल्यूज पुट कर दी। 180 लाख की तो इन्वेस्टमेंट थी, अदर एसेट्स 1 के थे, रिसीवेबल्स 1 के थे,
माइनस अदर लायबिलिटीज 0.5 की थी, अक्रूड एक्सपेंसेस 0.5 के थे और यूनिट्स 10 थे, 10 लाख थे, क्योंकि सारी चीजें लैक्स में, तो उन्हें लैक्स उड़ा दिया, तो लैक्स कट गया, तो मेरी कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, इजी हो जाती है। तो बेटे 18 रुपए 10 पैसे का मतलब क्या है ये बताइए। मैं कहता हूँ जी 18 रुपीज 10 पैसा इज नेट एसेट वैल्यू। इट implies if mutual fund liquidates today, if the given mutual fund liquidates today, अगर आज ही ये लिक्विडेट कर जाता है, then one unit holder will get rupees 18.10 in his झोली। हाँ बेटे, झोली का मतलब है उसके पास 18 रुपए 10 पैसे आएंगे। इस तरह से हम किसी भी कंपनी म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स की एनएवी निकाल सकते हैं। अब एक बच्चा कहता है जी मजा नहीं आया, एक क्वेश्चन और कराओ। ठीक है बेटे, क्यों नहीं कराऊंगा, आ जाओ हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। केस स्टडी भी बेटे, इसमें भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिए हैं और आपको इसमें भी एनएवी कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से झटपट आप लिख लें, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख। बेटे इसके बाद हम आपकी बुक से क्वेश्चन करने वाले हैं। रिसीवेबल्स 0.75 लाख, अक्रूड इनकम 0.25 लाख। देखिए सब कुछ लैक्स में दिया है, तो आप लैक्स को हटा भी सकते हैं। करंट एसेट्स 3 लाख, अदर करंट लायबिलिटीज 2.25 लाख, accrued expenses 0.50 lakhs, number of outstanding units 2 lakhs। आराम से देख लें। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स 10 lakhs, receivables 0.75 lakhs, accrued income 0.25 lakhs, current assets 3 lakhs, other current liabilities 2.25 lakhs, accrued expenses 0.50 lakhs, number of outstanding units 2 lakhs। बेटे आपको एनएवी निकालनी है और आपने कसम खाई हुई है। एक बच्चा कहता है कसम खाई है, हाँ बेटे अभी मैंने कसम खिलवाई थी कि जब भी आपको एनएवी कैलकुलेट करनी हो तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है पहले आप उसकी बैलेंस शीट बना डालिए। आइए हम जल्दी से बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करें, हम देखें कि हम बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं इसकी। आइए बेटे मैं भी आपके साथ साथ बनाऊंगा बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड। आओ बेटे आ जाओ मेरे साथ साथ। बेटे हम चलेंगे और हम एक म्यूचुअल फंड की बैलेंस शीट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे बेटे। आओ बेटे, टी फॉर्म में बना रहे बेटे, वर्किंग नोट है, थोड़ा सा हमें और ज्यादा समझ आएगा, और कोई बात ही नहीं है बेटे। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख, तो मैं यहां लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख, तो यहां लिख देता हूं रुपीज लैक्स। ठीक है जी। रिसीवेबल्स 0.75 लाख, तो रिसीवेबल्स एसेट्स होते हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिसीवेबल्स 0.75 लाख। और बेटे अक्रूड इनकम 0.25 लाख, अक्रूड इनकम भी एसेट ही होती है, तो अक्रूड इनकम यहां लिख रहा हूं जी accrued income 0.25 lakhs। मैं आ गया जी करंट एसेट्स 3 lakhs। लो जी
करंट एसेट्स 3 लाख है, मैं पहले बैलेंस शीट ही बना रहा हूँ और एसेट्स को एसेट्स में लिख रहा हूँ और लायबिलिटीज अभी आई नहीं, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में लिखूंगा। ये आ गई जी अदर करंट लायबिलिटीज 2.25 lakhs, अदर करंट लायबिलिटीज 2.25 lakhs। तो यहाँ लिख रहा हूँ अदर करंट लायबिलिटीज 2.25 lakhs, accrued expenses 0.50 lakhs, accrued expenses ये भी बेटे लायबिलिटीज ही होती है, accrued expenses 0.50, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स बेटे 2 लाख दिए। अच्छा जी ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, यहाँ आते हैं ना यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल नंबर ऑफ यूनिट्स 2 lakhs है, तो सारी फिगर्स ही लैक्स में, तो 2 lakhs लिख दिया या 2 लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं पता कि क्या है, ठीक है, तो मैं फिर यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकता। नंबर ऑफ यूनिट्स में मेरे को पता नहीं फेस वैल्यू कितनी है, तो आई विल नॉट राइट डाउन फेस वैल्यू। इसका मतलब क्योंकि मुझे यूनिट वैल्यू फेस वैल्यू नहीं पता, तो मैं देखते हैं, अभी बैलेंस शीट को टैली तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने बैलेंस शीट बनाने की कोशिश की। अब मैं एसेट साइड में आ रहा हूं बेटे, एसेट्स में मुझे इन्वेस्टमेंट्स दिए, रिसीवेबल्स दिए, अक्रूड इनकम दिए और करंट एसेट्स दिए। और लायबिलिटीज अगर देखें तो अदर करंट लायबिलिटीज है और अक्रूड एक्सपेंसेस है, और मेरा काम हो गया बेटे। एनएवी कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटीज कम तो करते हैं। तो मैं अगर कैलकुलेशन करनी शुरू करूं, कैलकुलेटर बाहर निकाल ले, 10 प्लस 0.75 प्लस 0.25 प्लस 3 ये आ गया जी 14, माइनस 2.25 माइनस 0.5 ये आ गया जी 11.25 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया जी 5.625। इसका मतलब इस केस स्टडी में एक यूनिट की वैल्यू 5.625 है, मैंने तो निकाल भी दी। तो आइए हम फॉर्मूला लिख दें, NAV इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस outside liabilities divided by number of unit holders। आप चेक करें, मैं लिख रहा हूं 10 प्लस 0.75 10 प्लस 0.75 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अच्छा माइनस भी करना है बेटे, डिवाइडेड तो ठीक है, माइनस 2.25 माइनस 2.25 एंड माइनस 0.5 और डिवाइडेड बाय बेटे मैं कर रहा हूं 2 लाख से, तो यहां लिख दिया जी मैंने 2, तो आंसर चेक कर लीजिए आ रहा है 5.625। सो दिस इज NAV। बेटे आपके पेपर में कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेट NAV, मैं सब बताऊंगा, अभी आप यहां तक लिख ले। आज का ये जो लेक्चर 6 है, मैंने खाली आपको बताने की कोशिश की हाउ टू कैलकुलेट NAV। मैं वैसे लेक्चर 7 में आपको NAV का क्वेश्चन आपकी बुक से कराऊंगा और कुछ नए कंसेप्ट कराऊंगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयर।